मैं रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ तो जो है मैं तुम्हें बाद में वीडियो भी तो इट कंप्राइजेस ऑफ पहला स्टेप वन इज कलेक्शन ऑफ डेटा फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप इज एनालिसिस ऑफ डेटा सही है एनालिसिस के अंदर क्या आता है रिग्रेशन सही है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग सही है एंड chi square टेस्टिंग कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या क्या आ जाए कलेक्शन ऑफ डेटा में सारा मीन मीडियन मोड सही है वेरिएंस इसके अलावा पाई चार्ट हिस्टोग्राम सही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स और जो है और जितनी भी सारी सैम्पलिंग आ जाती है कि सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे सैंपल मीन सैंपल वेरिएंस वो सारा कलेक्शन के अंदर आ जाता है सर और गायब और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एक ही है ना और गायब जो है ना वो बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो है ना बुरा सा नाम है तो तुम जो है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखो वो गायब छोड़ दो सही है लेकिन सीए में ओगाइव्स यूज होता है तो ये पता होना चाहिए ओगाइव्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये जो डेफिनेशन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक जो है वो एनालिसिस है सही है ये सारा रिग्रेशन हाइपोथेसिस टेस्टिंग और chi square टेस्टिंग सही है सारा जो S1 का सिलेबस था ना वो मेनली डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे बेस्ड था क्लियर है अच्छा डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन डेटा क्या होती है और इंफॉर्मेशन क्या होती है फॉर एग्जांपल मुझे ये डेटा गिवन है फॉर एग्जांपल डेटा इज गिवन टू मी अबाउट व्हाट फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग ए लेवल इसका पूरा मुझे डेटा गिवन है कि मेरे स्कूल में जो है हर बच्चे की हाइट मुझे गिवन है सही है 160 161 162 155 140 तो बहुत छोटा हो जाएगा 167 सही हजार बच्चों का हजार बच्चों का डेटा गिवन है सही क्लियर है आई वुड कॉल दिस डेटा इससे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा मेरे पास ये सारी चीजें सारे फैक्ट्स तो हैं लेकिन इन फैक्ट्स से जो है ना मेरे पास कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा कि इससे मैं सामने वाले को किसी तीसरे बंदे को क्या बोलूँ कि मैं मेरे स्कूल के बच्चों की हाइट के बारे में क्या बोलूँ सही मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि जो है मेरे स्कूल में इतने बच्चे हैं और हर एक की पहले बंदे की हाइट इतनी दूसरे बंदे की हाइट इतनी तीसरे बंदे की हाइट 10,000 लोगों की हाइट तो नहीं गिनवाऊंगा मैं किसी तीसरे बंदे तो उसके लिए जो है ना मुझे डेटा को ये जो गिवन डेटा है इसको इंफॉर्मेशन में चेंज करना पड़ेगा किसमें चेंज करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन नाउ व्हेन वी कन्वर्ट डेटा टू इंफॉर्मेशन ना उसके लिए भी है जो हमारे पास टूल्स हैं वो टूल्स क्या है जो कि हम बार बार पढ़ते रहते हैं मीन मीडियन मोड वेरिएंस सही है बार चार्ट्स पाई चार्ट्स सही है हिस्टोग्राम्स ये सारे वो टूल्स हैं जो डेटा को किस में कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में कि मेरे पास 1000 बच्चों का डेटा है ना उससे मुझे कुछ पता नहीं चलेगा लेकिन अगर मैं उसी डेटा का एक पूरा बार चार्ट बना दूं या पाई चार्ट बना दूं तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा इतने % बच्चे हैं जिनकी हाइट 160 और 165 सेंटीमीटर के बीच में इतने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 155 और 160 सेंटीमीटर के बीच में सही है तो ये जो टूल्स है ना बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स बोलते हैं इसको डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स तो ये अभी आगे देख लेंगे इसमें अच्छा ये ऊपर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स ये जो टूल्स है ना ये सारे इनके थ्रू जो है हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं सही है और फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे फॉर एनालिसिस टेस्टिंग एंड ड्राइंग और कंक्लूजन और जो है हमारे पास जितने भी दूसरी जो है वो रिक्वायरमेंट्स होगी फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स सही है अच्छा क्वालिटीज ऑफ गुड इंफॉर्मेशन देख लो क्या होती है पहली बात तो ये कि वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए उसमें कुछ चीज लैकिंग या मिसिंग नहीं होनी चाहिए सही है अगर ऐसा नहीं होगा वो मुझे मीन तो दे रहा है मीडियन नहीं दे रहा या वेरिएंस नहीं दे रहा
पाई चार्ट तो है, लेकिन उस पाई चार्ट के बारे में जो है ना वो बीच में से एक बार मिसिंग है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। डेटा जो है वो, डेटा के इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी होनी चाहिए। सेकंड, इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन तो है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं है। सही है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो है वो अपना जो है वो सर्वे करना है अबाउट पीपल, अबाउट eating habits, let's say eating habits of people with height less than 155 सेंटीमीटर। सही है। अच्छा, और इत्तेफाक से तुम्हारे कॉलेज में एक भी बंदा ऐसा है ही नहीं जिसकी 155 से छोटी हाइट। तो इस केस में हाइट ऑफ पीपल इन योर कॉलेज वुड बी इररेलेवेंट। भाई क्यों, मुझे जो स्टडी करना है उसके लिए तो मुझे वो पीपल चाहिए जिनकी हाइट 155 से छोटी हो। सही है। तो इस केस में जो है मेरा डेटा जो है वो इररेलेवेंट हो जाएगा। तो रेलेवेंस ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि डेटा जो है वो बेसिकली दीज आर टू थिंग, रेलेवेंट और सिग्निफिकेंट जो है वो एक ही चीज है। इसके बाद थर्ड थिंग इज टाइमली होना चाहिए डेटा। ये नहीं है कि मुझे 2020 के अंदर स्टडी करनी है तो मुझे जो है वो 1999 या 1998 का डेटा गिवन है, मुझे उस वक्त का डेटा नहीं चाहिए भाई, मुझे 2020 के लोगों के बारे में पता करना है। तो मुझे डेटा भी जो है वो उसी टाइम का होना चाहिए। अच्छा, डिटेल एज रिक्वायर्ड, यानी डिटेल एज रिक्वायर्ड और कंप्लीट जो है ना, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। कंप्लीट का मतलब ये है कि डेटा में कुछ चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। डिटेल एज रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है ना उतनी ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, उससे कम भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जो है वो हाइट के बारे में मालूम करना है और मुझे जो है वो रेलेवेंट जो है वो मेरे पास स्टूडेंट्स की हाइट है मेरे इंफॉर्मेशन या मेरी जो वर्किंग के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए कि तुम जो वो डेटा कलेक्ट करो उसमें मुझे हर स्टूडेंट की हाइट भी दे दो, वेट भी दे दो, भैया उसके ग्रेड्स कितने आ रहे हैं, उसको कौन कौन सी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में, ये सब इंफॉर्मेशन दे। ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, एक्सेस इंफॉर्मेशन, ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। और जो रिक्वायरमेंट है उस डिटेल उसके हिसाब से नहीं है, ये ज़्यादा डिटेल दे दिए। इसी तरह ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तो मुझे कम डिटेल दे दो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई रिक्वायर हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट बोथ, और तो मुझे खाली हाइट के बारे में डेटा दे दो या खाली वेट के बारे में डेटा दे दो। सही है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबल, तो ये तो बहुत सिंपल है ना, ऐसा ऐसी इंफॉर्मेशन हो जाएगी जिसको मैं रीड कर सकूँ। सही है। राइट चैनल तो वैसे। ओके, टाइप्स ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ डेटा में सबसे पहले जो है वो प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब क्या है, यू आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम सोर्स। बताइए, डेफिनेशन लिखिए। कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम सोर्स, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम सोर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें जो है लेना है, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे जो है वो प्राइमरी कलेक्शन डेटा, अगर मुझे फॉर एग्जांपल डेटा चाहिए अबाउट, लेट्स से तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है ना, मुझे चाहिए स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ पीपल, स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या है, वो अपनी इनकम में से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या ज़्यादा सेव करते हैं। सही है। कंजम्पशन पैटर्न चाहिए अपने जो भी गिवन डेट, जो भी गिवन स्पेसिफिक एरिया या कंट्री या रीजन के लिए, उसके लिए। सही है। तो इफ आई टॉक अबाउट प्राइमरी डेटा ना, तो प्राइमरी डेटा मैं इस तरह कलेक्ट करूंगा, ओके। प्राइमरी डेटा में ये होगा कि अब अगर मुझे जो है ना कंज्यूमर पैटर्न चाहिए, कंजम्पशन पैटर्न चाहिए ना हर बंदे का, तो मैं यूँ करूँगा कि मैं जो है वो आई विल गो टू एवरी पर्सन, मैं क्वेश्चनर बनाऊंगा। सही है। और मैं अपने सीए के इंस्टीट्यूट में या अपने जो है वो इलाके में जो है वो लोगों को ये क्वेश्चनर जो है वो बांटूंगा, लोगों को दूंगा
और उनसे जो है ना डिफरेंट क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन हो गया कि जो हाउ मच यू स्पेंड ऑन फूड इन अ मंथ, सही है। हाउ मच यू स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग, हाउ मच यू स्पेंड ऑन entertainment, and in which range your income lies, clear। तो इससे मेरे पास एक कंजम्पशन पैटर्न आ जाएगा लोगों का, सही है। अगर वो मेरे पास कंजम्पशन पैटर्न आ गया तो अब जो है ये डेटा मैंने खुद कलेक्ट किया है ना फर्स्ट हैंड, सही है। जो मैंने डेटा फर्स्ट हैंड लोगों के थ्रू खुद कलेक्ट किया है ना वो कहलाता है प्राइमरी डेटा, सही है। इसी तरह सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा ये होता है कि अगर मुझे लोगों को कंजम्पशन पैटर्न चाहिए ना, मेरे पास पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वेबसाइट है pbs.org.pk, सही है। उस पर ये सारा डेटा पड़ा हुआ है कंजम्पशन पैटर्न ऑफ पाकिस्तान। तो मैं वहां जाऊँ, वहां से ये पूरा कंजम्पशन पैटर्न जो है वो पिक कर लूँ, सही है, वहां से उठा लूँ। तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, कि मैंने जो है वो फर्स्ट हैंड खुद डेटा कलेक्ट नहीं किया लोगों के पास जाके, मैंने जो है किसी थर्ड सोर्स या किसी थर्ड पार्टी का डेटा जो है ना उसको जो है वो उठा लिया और उसको फिर मैं यूज कर लूंगा, क्लियर। इसके बाद वी हैव ड्रॉ अनग्रुप डेटा। ड्रॉ और अनग्रुप डेटा का मतलब क्या है कि वो डेटा जो कि रॉ है, यानी ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन, जो रॉ डेटा है उसको जो है मैंने ग्रुप नहीं किया हुआ, क्लास वेट उसकी मैंने क्लासेस नहीं बनाई। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी क्वेश्चन और कंजम्पशन पैटर्न की बात कर लूँ तो मैंने 1000 लोगों का इंटरव्यू किया और 1000 का डेटा मेरे पास गिवन है। फॉर एग्जांपल पहले बंदे ने अपनी 50% इनकम जो है वो कंज्यूम की है, दूसरे बंदे ने 90% की है, तीसरे बंदे ने 80% की है। तो ये सारा रॉ डेटा है, सही है। ये अनग्रुप डेटा कहलाता है। इसके अलावा वी हैव ग्रुप डेटा, एग्रीगेटेड डेटा, सही है। एग्रीगेटेड या ग्रुप डेटा का मतलब क्या है कि ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी ना इसको मैं क्लासेस में डिवाइड कर दूं, क्या। फॉर एग्जांपल कंजम्पशन बिटवीन 50 to 60% जो है वो अपनी कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी 50 to 60% इनकम कंज्यूम कर लेते हैं? ऐसे 10 लोग हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी 60 to 70% इनकम कंज्यूम कर लेते हैं? ऐसे लेट्स से 30 पीपल हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो 70 to 80% अपनी इनकम कंज्यूम कर लेते हैं? ऐसे लेट्स से 40 पीपल हैं, सही है। इसी तरह जो है वो 80 to 90। तो ये मैंने अपने डेटा को क्या कर दिया, अपने डेटा को मैंने ग्रुप कर दिया और फॉर्मलाइज कर दिया, एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में ले आया मैं अपने डेटा को, क्लियर है। यहाँ तो कोई मसला है तो पूछ लो अभी। सर इसमें ये जो आपने 50 to 60 करा फिर 60 to 70 तो ये कंटिन्यूअस वाला जो होता है, यानी कि 60 70 नहीं आ सकता है, 70 to 80। बेसिकली ये जो है ना ये इक्वल्स टू यहाँ पे लगेगा, लेसर देन इक्वल्स टू यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लेसर देन, सही है, क्लियर है। हाँ सर ठीक। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, क्वालिटेटिव वेरिएबल। इसको जो है ना लेट्स टेक अ नमाज ब्रेक, उसके बाद देखते हैं। ये तो काफी सिंपल चीजें तुम्हें आती होंगी ना, ये सिंपल चीजें तभी मैं तेज तेज भी कर रहा हूँ। हाँ सर इसमें कोई मसला नहीं है, बस एक दफ़ा गो थ्रू करो। लेट्स टेक अ नमाज ब्रेक, उसके बाद करते हैं, सही कंटिन्यू। ठीक है। क्वालिटेटिव वेरिएबल और वो दो वेरिएबल जिनका जो डेटा जो है ना वो न्यूमेरिकल नहीं होता, डेटा इज नॉट न्यूमेरिकल, डेटा इज नॉट न्यूमेरिकल। कोई एग्जांपल दे सकते हो इसकी? सर इंटेलिजेंस। वो तो आईक्यू के थ्रू टेस्ट। अच्छा हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंस जो है ना इज नॉट डेटा, सही है। वी विल कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टू मेजर इंटेलिजेंस, तो ये इंटेलिजेंस इन इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, सही है। अगर वो स्टेटिस्टिकल टर्म्स में बात करो, इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए वी यूज आईक्यू टेस्ट, सही है। हम जो है उनका जो मैट्रिक का रिजल्ट या ओ लेवल्स का या ए लेवल के ग्रेड्स देखेंगे, सही है। या किसी बंदे की इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए जो है वी कैन यूज द फैक्ट कि वो कितने पैसे कमा रहे हैं, सही है। देयर अ मिथ कि जो है वो आप जितने होशियार होगे आप उतने ज्यादा पैसे कमा सकोगे, सही है। ऑल्दो इट्स अ मिथ बट इट्स दैट, सही है। तो इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए वी हैव डिफरेंट टूल्स। कमिंग बैक टू क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, सही है। सर फॉर एग्जांपल, सिटीजनशिप, बोलो बोलो। किसी की सिटीजनशिप। एग्जैक्टली, सही है। फॉर एग्जांपल
अगर मेरे पास जो है वो जो है, इफ आई हैव 192 पीपल ऑन बोर्ड ऑन अ प्लेन, सही है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो कंट्री ऑफ ऑरिजिन जो है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा। इसी तरह जो है, इफ आई टॉक अबाउट द कलर ऑफ स्किन, इफ आई टॉक अबाउट कि जो है preferences of people, if someone preferred to eat one particular food item or he does not want to eat one particular food item, सही है, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल में जो है ना वो नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं जो है अपने एरिया में जो है बात करना चाह रहा हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जो कार है उसका कलर रेड है, सही है, तब ये जो है ये न्यूमेरिकल डेटा नहीं है। मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता कि जो कितनी कितनी रेड है आपकी कार, और या तो रेड होगी या नहीं होगी, सही है। इसी तरह और बहुत सारी चीजें होती हैं, सही है, तो उसको हम जो है ना क्वालिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं। इसके बाद क्वांटिटेटिव डेटा या क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिसमें जो नंबर इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, जब हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं ना, ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा, सही है। डिस्क्रीट डेटा वो डेटा होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंटिन्यूअस डेटा वो होता है जिसको हम मेजर करते हैं कि 1 और 2 के बीच में भी वैल्यूज होंगी कुछ। इसको मैं समझ है ना, अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो डिस्क्रीट डेटा फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सही है, या तो वो 1 होंगे 2 होंगे 3 होंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी क्लास में मैं ये बोलूँ कि देयर आर 2.5 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, सही है। तो ये बेसिकली डिस्क्रीट डेटा है कि देयर इज नो वैल्यू बिटवीन 2 एंड 3, या तो 2 होगी या 3 होगी, 2 और 3 के बीच में कुछ नहीं हो सकता। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा है ये, सही है। इसी तरह कंटिन्यूअस डेटा वो डेटा होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट, मैं ये बोल सकता हूँ मेरी हाइट 65, बल्कि मेरी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर है। कोई बंदा ये बोल सकता है उसकी हाइट 166 सेंटीमीटर है। कोई बंदा ये भी बोल सकता है कि उसकी हाइट 165.5 सेंटीमीटर है, सही है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार ये आपने गलत बात की है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बल्कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट के केस में मैं बोल सकता हूँ भाई पागल हो गए हो कि 2.5 स्टूडेंट कैसे होंगे किसी क्लास में, सही है। लेकिन यहाँ पे जो है डेटा अवेलेबल है 165 और 166 के बीच में हाइट हो सकती है। इसी तरह वेट है, वेट जो है वो भी कंटिन्यूअस डेटा है, सही है। इसी तरह नंबर्स ऑफ कॉल इन एन आवर, ये मुझे बताइए कंटिन्यूअस डेटा है कि कंटिन्यूअस डेटा है? ये डिस्क्रीट होगा सर। एग्जैक्टली, ये डिस्क्रीट डेटा है, सही है। नंबर व्हाट्सएप मैसेजेस यू गॉट इन एन आवर, ये भी डिस्क्रीट डेटा है, सही है। ये सारे डिस्क्रीट डेटा वो है जिसको मैं जो है 1 2 3 4 काउंट कर सकता हूँ, सही है। और कंटिन्यूअस डेटा वो है जो है वो सर टाइम क्या है वो? टाइम कंटिन्यूअस होगा ना, सही है। अच्छा, लेट्स नेक्स्ट मूव ऑन टू दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? जो है ना बेसिकली एक क्लास के अंदर कितने लोग हैं, या एक जो है फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ स्टूडेंट की एग्जांपल से दे रहा हूँ, ये बहुत आसान चीज है समझने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, मैंने एक क्लास ली है कि देयर हाइट ऑफ 155 सेंटीमीटर से लेके 160 सेंटीमीटर, और 160 से लेके 165 तक, और 165 से लेके 175 तक, ये जो है ये included है 175 तक, सही है। और 175 या उससे बढ़। अच्छा, अब जितने स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 155 और 160 के बीच में है ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी इस क्लास की, सही है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन दिस कैटेगरी, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन दिस कैटेगरी, देयर आर, ओके इसको फिर फीड कर दो,
there are 10 students in this category and there are 2 students in this category, right? So this is how we distribute the frequency, right? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी होता है। अगर मैं इसको ये बेसिकली ये टेबल ही है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, सही है। S1 याद है, S1 में हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जी ये वो नहीं है, वो इसका एक हैंड आगे, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है कि एक कैटेगरी या एक क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, सही है। अच्छा, क्लास विड्थ क्या होती है? अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना तुम्हें थोड़े बहुत आते हैं या मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ क्या क्या होता है, क्योंकि ये ओ लेवल मैथ से रिलेटेड है। सर बस एक चीज बता दें कि ये जो 155 ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसमें क्या क्या वैल्यूज इंक्लूड करेंगे हम लोग? देखो, क्लास विड्थ होता है, क्लास विड्थ का सिंपल फॉर्मूला होता है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। किसी भी पर्टिकुलर क्लास में जो है ना, फॉर एग्जांपल ये क्लास है, इसकी अपर क्लास बाउंड्री 160 है, लोअर क्लास बाउंड्री 155 है, तो इसकी क्लास विड्थ हो जाएगी 160 माइनस 155, सही है। ये बहुत सिंपल केस है, ये कंटिन्यूस डेटा का केस है। हाइट ऑफ स्टूडेंट क्या है? कंटिन्यूस। अच्छा, कंटिन्यूस डेटा में जो है ना, हमेशा देखोगे जहाँ पे पहली क्लास खत्म हो रही है ना, वहीं से दूसरी क्लास शुरू होगी, सही है। जहाँ पे पहली क्लास, पिछली क्लास खत्म हो रही है, वहीं से अगली क्लास शुरू हो रही है। ये कंटिन्यूस डेटा में हमेशा इसी तरह होगा, सही है। डिस्क्रीट डेटा में थोड़ा डिफरेंट होगा, क्लियर। डिस्क्रीट डेटा के लिए जो है ना, हमें थोड़ी वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसको अभी हम बाद में देखते हैं। अभी हम इस एग्जांपल पे स्टिक करते हैं, क्लास विड्थ देते हैं अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो पहले बताओ, पहली क्लास की जो है क्लास विड्थ कितनी है? 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सेकंड क्लास की भी 5 हो जाएगी, 5 इसकी 10 हो जाएगी, सही है। इसकी 10 और इसकी क्लास विड्थ क्या होगी? और इसकी क्लास विड्थ मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि इसकी अपर लिमिट तो है ही नहीं, हाँ सही यस। है। इसी तरह जो है यहाँ पे मैं यूज भी कर सकता हूँ, हाइट लेसर देन 155, तो इसकी भी क्लास विड्थ मुझे नहीं पता होगी, सही है। तो क्लास विड्थ उसी क्लास की होती है जिसकी अपर क्लास लिमिट भी पता हो और लोअर क्लास लिमिट भी पता हो, क्लियर है। ठीक सेकंड थिंग इज नंबर ऑफ क्लासेस। इस हमारे जो मैंने जो टेबल बनाया इसमें कितनी नंबर ऑफ क्लासेस है? सर 4 सही, इसको हटा 5 दो, सर 5 इसको हटा दो, हटा 4 दो। 4। क्लास लिमिट वर्सेस क्लास बाउंड्री। अभी हम आगे क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री का जो डिफरेंस है वो कब अराइज होगा? व्हेन डेटा इज डिस्क्रीट, व्हेन डेटा इज डिस्क्रीट, क्लियर है। जब डेटा डिस्क्रीट होगा, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन अ क्लास, लेट्स से इन, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, a math class, ओके। 50 कॉलेजेस ऐसे हैं कि जिन्होंने बोला हुआ है कि हमारी महक मैथ क्लास के अंदर जो है ना 10 से लेके 20 तक स्टूडेंट्स होंगे, सही है। एक क्लास के अंदर हम 10 से लेके 20 तक स्टूडेंट्स रखेंगे। ऐसे जो है नंबर ऑफ कॉलेजेस, ऐसे जो है लेट्स से 5 कॉलेजेस हैं, सही है, कराची में। कॉलेजेस जिन्होंने बोला कि हमारी एक क्लास के अंदर 21 से लेके, ये 10 to 20 नहीं है, ये 11 to 20 होना चाहिए, सही है। हमारी एक क्लास के अंदर 21 से लेके 30 बच्चे होंगे, ऐसे लेट्स से 10 कॉलेजेस कराची में। इसी तरह 31 टू 40 तक के लेट्स से 15 हैं, सही है। 41 टू 50 के लेट्स से 25 हैं, सही है। एंड दिस गोज ऑन, बल्कि इट स्टॉप्स है, सही, क्लियर। अच्छा, अब ये डेटा क्या है? ये डिस्क्रीट डेटा है, सही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल है। अब देखो इस केस में जो है ना थोड़ा डिफरेंस आ गया,
यहाँ मेरी क्लास पहली क्लास खत्म हो रही है 20 पे और मेरी दूसरी क्लास 21 से स्टार्ट हो रही है, तो ये जो है ये एक डिस्क्रिपेंसी होगी जिसको मुझे एड्रेस करना पड़ेगा व्हेन फाइंडिंग क्लास। अब जब मैं क्लास विड्थ फाइंड करूंगा ना, तो ये मेरी, अच्छा ये जो ये वैल्यूज भी देख लो क्या कहलाती है, ये कहलाती है अपर, ये कहलाती है क्लास लिमिट्स, क्लास लिमिट्स, सही है। लेकिन हमारे क्लास विड्थ के लिए तो अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री होना चाहिए, तो क्लास बाउंड्री क्या होगी, तो उसके लिए जो है ना, अच्छा एक और चीज ये भी देख लो कि क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री का जो मसला है ना, ये बहुत स्टेटिस्टिकल और मैथमेटिकल मसला है, इसका लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी इसकी मैं एग्जांपल अभी दूंगा कि इसका लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं का मतलब है। अगर मैं 11 टू 20 तक का क्लास विड्थ है, तो बेसिकली मेरी क्लास बाउंड्री जो हो जाएगी ना, वो 20 और इस क्लास की अपर क्लास लिमिट और अगली क्लास की लोअर क्लास लिमिट, ये इस क्लास की अपर क्लास लिमिट और अगली क्लास की लोअर क्लास लिमिट, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ना, वो मेरी क्लास बाउंड्री हो जाएगी। तो 20 + 21 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 20.5, ये मेरी अपर क्लास बाउंड्री हो गई फॉर क्लास 1, और फॉर क्लास 2 ये मेरी लोअर क्लास बाउंड्री हो गई, सही है। तो अगर मैं इसको जो है ना वो क्लास बाउंड्री की फॉर्म में लिखूँ ना, इन सारी क्लासेस को यहाँ पे, इफ आई राइट देम इन फॉर्म ऑफ क्लास बाउंड्री, तो वो मेरा हो जाएगा, पहली क्लास मेरी हो जाएगी 10.5 से लेके 20.5 तक, अगली हो जाएगी 20.5 से लेके 30.5 तक, अगली हो जाएगी 30.5 से लेके 40.5 तक, और फिर हो जाएगी 40.5 से लेके 50.5 तक। क्लियर? अब देखो ये जो है क्लास बाउंड्रीज सेम हो गई, पिछली की अपर क्लास बाउंड्री पहली की, वो दूसरे की लोअर क्लास बाउंड्री, दूसरे की अपर क्लास बाउंड्री और तीसरी की लोअर क्लास बाउंड्री, ये सब क्या हो गई, सेम हो गई। अब इसमें जो है ना मैं आसानी से क्लास विड्थ फाइंड कर सकता हूँ, 20.5 माइनस 10.5 जो आंसर आएगा वो मेरी क्लास विड्थ होगी। लेकिन जो है वंस अगेन ये लॉजिकल इसलिए नहीं है क्योंकि देयर कैन नेवर बी 20.5 स्टूडेंट्स, सही है। तो ये जो हम क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री का डिफरेंस है ना, ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम जो है मैथमेटिकली काम जो है अपना आसान कर सकें। क्लियर है? इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो पहले मुझे। सर क्लास लिमिट तो समझ में आ गई 11 से 20, क्लास बाउंड्री जो है वो जैसे आपने ऊपर बनाई थी वो, क्लास बाउंड्री जो है वो, इसमें क्लास बाउंड, इसकी भी मुझे क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी ना, इस डेटा के लिए भी मुझे क्लास बाउंड्री चाहिए, सही है। तो इस डेटा के लिए क्लास बाउंड्री ऐसे आएगी कि मैं हर टर्म और उसकी नेक्स्ट टर्म का मिड पॉइंट ले लूंगा, 30 और 31 का मिड पॉइंट ले लूंगा। तो 30 और 30 का जो 31 का जो मिड पॉइंट होगा, वो मेरी जो है वो सेकंड क्लास के लिए अपर क्लास लिमिट होगी और थर्ड क्लास के लिए लोअर क्लास लिमिट होगी, सही है। अब इससे जो है ना मेरी क्लास विड्थ आ गई, मेरी क्लास विड्थ क्या आ गई, 20.5 माइनस 10, इस क्लास की क्लास विड्थ क्या है, क्लास विड्थ इक्वल्स टू 20.5 माइनस 10.5, ये हो जाएगा, ये कितना होता है, ये 10 होता है, सही है। लेकिन अगर मैं क्लास लिमिट्स को लेके काम करता ना और मैं 20 माइनस 11 कर देता, तो 20 माइनस 11 9 होता है, तो वो मुझे गलत क्लास विड्थ देता, सही है। 9 तो नहीं है क्लास विड्थ तो 10 है। क्लियर है? तो इस तरह जो है ना मेरी क्लास विड्थ सही आती है। अगर मैं डिस्क्रीट डेटा में अगर खाली क्लास लिमिट्स को ही लेके काम कर लेता तो मेरी क्लास विड्थ गलत आ जाती। क्लियर है? उसके बाद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अभी इसमें जो है वो इतना ही है, इस चैप्टर में इसके आगे कुछ भी नहीं है भाई। क्लास विड्थ क्या होती है, नंबर ऑफ क्लासेस क्या होती है, क्लास बाउंड्री क्या होती है। अच्छा इसमें एक चीज मुझे जो एक्स्ट्रा जो तुम्हें बतानी हुई है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है। इफ आई कैन रिमूव ऑल दिस, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, याद है कुछ, क्या होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला? सर फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ शायद। एग्जैक्टली, सही है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, सही है। अगर मेरा कोई डेटा है ना, लेट्स से ये मैं हाइट का ही डेटा ले लेता हूँ, इसका अगर मैं शायद undo कर सकता हूँ, 11 to 20 था,
नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 5 colleges, 10 colleges, 15 colleges, 10 colleges. सही है? ये मेरी क्या है? अच्छा, ये मेरा डेटा है, सही है? इसको मैं x बोल देता हूँ डेटा को, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मुझे बताओ जल्दी जल्दी। अच्छा, इसकी क्लास विड्थ भी लिख लो यहाँ पे, इनमें तो सबकी सेम होगी। क्लास विड्थ क्या है इसकी? पहली क्लास की क्लास विड्थ क्या है, जल्दी बताओ। और 9। 9 कैसे? अभी मैंने तुम्हें बोला कि क्लास विड्थ अच्छा फाइंड हाँ करना, सही। क्लास लिमिट्स यूज नहीं 10 करेंगे, 10 क्लास बाउंड्री यूज करेंगे, सही है? तो 20.5 10 माइनस हो जाएगा। 10.5, ये 10 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हर की क्लास विड्थ सेम है ना, इसमें कोई मसला नहीं है, जी। सही है? क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनकी क्लास विड्थ डिफरेंट हो, सही है? तो मुझे सबकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी बताओ। हाफ हो जाएगी पहले वाले की। 0.5, 1 1, 1, तीसरे की 3/2 चौथे की और 1 1। अच्छा, ये समेशन एफ है ना, समेशन एफ कितना हो रहा है? 40। इस तरह हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड की ना। इसी तरह एक और भी कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सही है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी, सही है? तो मुझे इन सब की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बताओ क्या आ रही है। 1/8 5/40 क्या है ना, ये। और नेक्स्ट की, 1/4 नेक्स्ट की, 3/8 फिर 1/4। रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम करो। सर 1 आ रहा है। तो बेसिकली किसका सम आता है, याद है? हमेशा किस चीज का सम होता है? प्रोबेबिलिटी नहीं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नहीं नहीं, एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो 1। बेसिकली जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये प्रोबेबिलिटी ही होती है, सही। सही है? सही। इसके बाद जो है वो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होती है, जो क्यूमुलेटिव करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनाने के लिए काम आता है, सही है? तो वो क्या होता है, वो तो इन सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड, वो याद है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो तो ओ लेवल का है। जी जी वो तो पता है। इसको जो है ना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो इसके डिफरेंट वो देख लेंगे, पाई चार्ट, बार चार्ट, मीट, और जो है वो डिफरेंट चार्ट जितने भी है ना वो कवर कर लेंगे, सही है? इस क्लास में यहीं तक ठीक। है। ठीक है। काफी अल्लाह हाफ़िज़।